जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 148 के ऊपर। अगर आपको रिसेंटली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 21 से अगर सेक्शन 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की नोटिस आई है तो ये वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग दो केस लॉ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सेक्शन 147 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, साथ ही में सेक्शन 148 कैपिटल ए जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 148 में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इश्यू की है वो पुरानी जो सेक्शंस थी, सेक्शन 147 148 वाली, उसके अकॉर्डिंगली नोटिस भेजी है। जबकि 1 अप्रैल 2021 से सेक्शन में अमेंडमेंट आ चुका है और वो अमेंडमेंट का फॉलो अप नहीं हुआ है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए हैं। जजमेंट अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी तक स्टे ऑर्डर है और नेक्स्ट हियरिंग भी होने वाली है। सबसे पहले अरमदा D1 प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT बॉम्बे हाई कोर्ट, दूसरा टाटा कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट के केस हैं और दोनों में इसकी जो हियरिंग है 1 जुलाई को थी, उसका अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। और ये जो दूसरा केस है इसकी हियरिंग शायद अगस्त 2 को होने वाली है नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो केस लॉ का है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में सेक्शन 147 और 148 को डिस्कस करेंगे। The earlier provision of a various section inter alia section 147, 148, etc. as were before 1 April 21 stand substituted in the circumstances। अब देखिए stand substituted मतलब क्या, ये जो सेक्शन है इसके अंदर अमेंडमेंट आ चुका है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से, यानी कि जो पुरानी सेक्शन के हिसाब से अगर नोटिस इस साल में ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 21 से भेजोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि सेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है। 21/5/2021 को नोटिस रिसीव हुआ था इनको, टाटा कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन को, विच purpose to invoke section 3 subsection 1 of the taxation and other law relaxation and amendment of certain provision act 2020 and the notification thereunder is based on the non-existent earlier provision of the Income Tax Act 1961 since been substituted under the provision of the Finance Act 21 and such notice cannot be issued and the authority is not empowered to issue the same। ये जो कहा हुआ है वो हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई जो टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया था वेरियस नोटिफिकेशन के थ्रू और ये टैक्सेशन एंड अदर लॉ एक्ट 2020 के थ्रू, कि भाई 147 148 के अंदर जो नोटिस इश्यू करनी है उसका टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। बट वो एक्सटेंशन सेक्शन 147 148 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन था वो पुरानी सेक्शन के लिए था, जबकि 1/4/21 से तो सेक्शन ही चेंज हो चुकी है। तो जो सेक्शन डेड हो चुकी है उसके लिए टाइम लिमिट जो एक्सटेंड हुआ है वो वैलिड नहीं रहता है, इसलिए नोटिस जो है अथॉरिटी जो है वो नोटिस इश्यू नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा आगे लिखा है ही कंटेंटेड, ही मतलब जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट के सामने कहा ही कंटेंटेड दैट सेक्शन 3 ऑफ द टैक्सेशन एंड अदर लॉ relaxation and amendment of certain provisions act 2020 and notification number this dated 31st March, notification number this dated 27 April 21 and explanation to clause A subclause A or explanation clause and subclause B of notification this are ultra virus of the Income Tax Act, the Finance Act 2020 and are unconstitutional, posing challenge to them, urge for striking the down। अब यहाँ पे एडवोकेट थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो नोटिफिकेशन इश्यू है, नोटिफिकेशन के अंदर जो क्लोज है जहाँ पे डेट जो एक्सटेंड की गई थी वो इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, इसलिए वो अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि सेक्शन 147 और 148 जो है वो अमेंड हो चुके हैं ऑलरेडी।
तो एक्ट वो बन गया, तो नोटिफिकेशन जो है वो एक्ट के अगेंस्ट में तो जा नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस एक्ट जो 2020 है उसे प्रेसिडेंट का असेंट जो है वो शायद मार्च एंडिंग में ही मिल चुका था। अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है तो वो एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो गया है, और सेक्शन में लिखा था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए सारे नोटिफिकेशन जो है वो एक्ट को ओवरराइड कर रहे हैं। सो नोटिफिकेशन तो एक्ट को कभी ओवरराइड नहीं कर सकते, इसलिए वो जो नोटिफिकेशन है वो स्ट्राइकिंग डाउन हो जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सेक्शन जो है 147 की वो क्या है और नई जो सेक्शन है वो क्या है। एग्जिस्टिंग सेक्शन जो है उसके अंदर एक वर्ड था रीजन टू बिलीव। ये रीजन टू बिलीव बहुत फेमस वर्ड है, इसके ऊपर कई सारे केस लॉ भी है। सो ये वर्ड को यहाँ से नई जो सेक्शन है उसमें से हटा दिया है। अब मेन तो यही था रीजन टू बिलीव। अब न्यू सेक्शन है वो देखते हैं, वो क्या कहता है, वेयर एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप असेसमेंट द एओ में रीअसेस सच इनकम। तो भाई अगर एओ को पता चलता है कि कोई भी इनकम जो है वो एस्केप असेसमेंट है तो उसे वो फिर से रीअसेस कर सकते हैं। वेरी गुड, रीजन टू बिलीव वर्ड हटा दिया। फिर है असेसिंग ऑफिसर में रीअसेस एनी इश्यू which comes to his notice in the course of such proceeding irrespective of the fact whether any prior inquiry was conducted or opportunity was provided to an assessee। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो 147 का असेसमेंट चालू हो गया और ड्यूरिंग द असेसमेंट और कोई चीज़ मिल गई और वो चीज़ के लिए असेसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी या प्रायर इंक्वायरी नहीं दी गई थी, तो भी उसको रीअसेस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस इश्यू के लिए किया गया था वो जो प्रोसेस फॉलो करनी थी सेक्शन 148 कैपिटल ए की वो हो चुकी थी। इसलिए 147 के अंदर अगर असेसमेंट चालू हो गया है और नई कोई चीज़ मिलती है तो भी उसका असेसमेंट होगा, फिर से नई चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं दी जाएगी। सो ये अमेंडमेंट है 147 में। अब न्यू सेक्शन जो है 148 कैपिटल ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो इश्यू है वो क्रिएट हुआ है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, जैसे ये सेक्शन डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं कि 147 में असेसमेंट करने के पहले 148 में जो ऑफिसर है एओ है उनको नोटिस निकालनी पड़ती है 148 के अंदर। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो गई है और कहा है कि 148 में नोटिस निकालने के पहले आपको 148 कैपिटल ए की जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है, तो न्यू सेक्शन 148 कैपिटल ए ऑफ द एक्ट प्रपोजेस दैट बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस द असेसिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट इंक्वायरी। सो नोटिस देने से पहले इंक्वायरी करनी है, इफ रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी, और इंक्वायरी करने के बाद में जरूर लगे तो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना है। फिर आफ्टर कंसिडरिंग हिज रिप्लाई द असेसिंग ऑफिसर शैल डिसाइड बाय पासिंग एन ऑर्डर वेदर इट इज अ फिट केस फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड सर्व अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर अलॉन्ग विद सच नोटिस ऑन दी असेसी। सो सबसे पहले क्या करना है, इंक्वायरी करनी है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। उसके बाद में अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि भाई ये रीअसेसमेंट का केस है तो एक ऑर्डर पास करना है और उसके बाद में 148 की नोटिस निकाल के दोनों असेसी को देनी है। उसके बाद में ही 147 के अंदर वो रीअसेसमेंट जो है वो कर सकेंगे, असेसमेंट या रीअसेसमेंट कर सकेंगे। अब रिसेंटली जो नोटिस इश्यू हुई है 1 अप्रैल 2021 के बाद में, वहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ होगा कि भाई इंक्वायरी हो गई है, असेसी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया गया है, सीधा 148 की नोटिस आ गई है। सो इसीलिए ये जो केस लॉ हुए हैं। आगे द असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर कंडक्टिंग एनी सच इंक्वायरी और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द असेसी और पासिंग सच ऑर्डर ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ स्पेशल अथॉरिटी। However, this procedure of inquiry, providing opportunity and passing order before issuing notice under section 148 of the Act shall not be applicable in search and requisition cases। तो ठीक है, अगर सर्च और रिक्वेजिशन के केस में 148 है तो अथॉरिटी की जो परमिशन है वो जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। लेकिन ये जो प्रोसेस करनी है उसके पहले भी
एओ को तो पहले जो स्पेशल अथॉरिटी है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी, उसकी परमिशन लेनी है। जैसे 10 उसमें टाइम लिमिट दी गई है कि 3 साल का अगर केस होगा तो कमिश्नर जो है, एडिशनल ने, शायद मैं अभी मुझे इतना परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, बट कमिश्नर की परमिशन लेनी है या डायरेक्टर की परमिशन लेनी है। और 3 साल के बाद वाले जो केस है उसमें चीफ कमिश्नर की परमिशन लेनी है। सो स्पेसिफाइड की गई अथॉरिटी, इनकी परमिशन लेके ही आपको इंक्वायरी करनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, उसके बाद में ऑर्डर निकालना है और उसके बाद में नोटिस निकालनी है ऑर्डर के साथ में। सो ये वाली जो प्रोसेस है वो अभी की जो नोटिस है 148 की उसमें फॉलो नहीं हुई है, इसीलिए ये जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए वो है। अब देखना ये रहेगा कि आगे और क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।